डियर स्टूडेंट्स, अल्केन्स की बात स्टार्ट करते हैं। इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स मैंने कुछ लिखे हैं, वो मैं आपको पढ़ के बता भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ। दे आर कॉल्ड पैराफिन्स, इनका जनरल नेम है या कॉमन नेम है, और उसकी वजह यह है कि इनकी लिए लीस्ट रिएक्टिव हैं अल्केन्स, और उसकी वजह सैचुरेशन है। सिंगल बॉन्ड को नहीं तोड़ा जा सकता आसानी से अनलेस एंड अनटिल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की प्रेजेंस में उसको तोड़ लिया जाए बॉन्ड को। तो कोई रिएक्टिविटी अपर एटमॉस्फेयर में टेक प्लेस कर ले तो कर ले। आम हालात में अल्केन्स नॉन रिएक्टिव हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विच इज़ कनेक्टिंग द टू न्यूक्लियाई, टू एटम्स। और जो बॉन्ड है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है, वो बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स होता है। तो इट्स वेरी हाईली अनलाइकली कि कोई इंट्रूडिंग स्पीशी उस पर अटैक करके जो है उसको तोड़ पाए। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। दूसरा ये है कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो सैचुरेटेड कहलाते हैं। तीसरी बात यह है कि ये आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और आइसोमेरिज्म में भी स्पेसिफिकली अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करेंगे। और यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और चेन आइसोमेरिज्म, ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं। स्ट्रक्चर वेरिएशन होगा तो चेन ही भी वेरी करेगी। अब ये देखिएगा, ये एक मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाया 4 कार्बन्स का, तो ये एक स्ट्रेट चेन में है। और यहाँ पे अगर इसके ब्रांचिंग कोई आ जाए, एक जो है मिथाइल ग्रुप वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाए CH3 ग्रुप, तो अब आप मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है C4H10। Molecular formula is C4 and H10, whereas structures are different. So this type of isomerism is shown by alkanes, and this is called structural isomerism, क्योंकि अब structural variation की वजह से characteristic भी वेरी करते हैं to an extent, और क्योंकि चेन में वेरिएशन है कि स्ट्रेट से ब्रांच्ड हो गई, तो इसको चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं या कह सकते हैं। तो ये तकरीबन इंटरचेंजेबली यूज टर्म्स हैं टू अ लार्जर एक्सटेंट, और स्ट्रक्चरल वेरिएशंस की वजह से केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं टू एन एक्सटेंट। और मिसाल के दे देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट जो है, इसका बॉइलिंग पॉइंट रिलेटिवली लोअर होगा कंपैरेटिवली इस स्ट्रेट चेन से, और उसकी वजह यह है कि ये स्ट्रक्चर श्रिंक हुआ है, लेस सरफेस एरिया प्रेजेंट है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो वॉन डेर वाल डिबाई फोर्सेस हैं वो लेस सरफेस एरिया होने की वजह से थोड़ा इजीली ब्रेक अपार्ट कर जाएंगी इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ओवरकम जल्दी कर लेगी हीट, उनको और बॉयल हो जाएगा। जो हमारा ये 4 कार्बन का अल्केन है, इसको ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसको कहते हैं कि स्ट्रक्चरल वेरिएशन लेड टू सम सॉर्ट ऑफ अ फिज़िकल एंड केमिकल वेरिएशन। और चेन आइसोमेरिज्म दैट चेन में वेरिएशन है, ज़ाहिर बात है इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है और इसमें नहीं है, तो इस रेफरेंस से कि इसको चेन आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। इसके बाद इसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये CnH2n+2, जब भी आपने होमोलोगस सीरीज़ कंस्ट्रक्ट करनी हो हाइड्रोकार्बन्स की या अल्केन्स की, तो आप हर कंसेक्टिव मेंबर को ड्रॉ कर सकते हैं। ये फार्मूला यूज़ करके अगर आपको 4 कार्बन वाला चाहिए ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्केन क्लास का, तो यहाँ पे C4 रखेंगे, H आपको ख़ुद ही पता लग जाएगा कि क्या रखना है, 2 × 4 + 2, तो ये हमें बनेगा C4H
4 इंटू 2 8 10, जो मैंने अभी ये ब्यूटेन बनाई है। तो इस तरह से आप चाहें तो किसी भी नंबर तक कार्बन्स के अल्केन क्लास के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक सीरीज़, जिसको होमोलोगस सीरीज़ भी कहते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। यू विल गेट द नो हाउ ऑफ कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स वेरिएशन। इसके बाद ज्योमेट्री की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वेस्पर थ्योरी। इस पर काफ़ी तफसील से बात कर चुकी है। वेस्पर थ्योरी में ये बात आई थी और वेस्पर थ्योरी पे एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करवाया भी हुआ है। बहरहाल ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करते हैं जो अल्केन्स हैं, और टेट्राहेड्रल का मतलब ये है कि कार्बन के गिर्द जो हाइड्रोजन्स हैं वो हर केस में एक टेट्राहेड्रन में जुड़े होंगे, यानी कि इस तरह की मिलती जुलती इससे एक शक्ल आपके सामने आएगी। कार्बन्स के गिर्द हाइड्रोजन्स का जुमघट्टा इसी तरह का होगा। तो इस किस्म की सिमेट्री को जो है वो टेट्राहेड्रल कहते हैं। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का, वो 109 डिग्री होता है। के करीब, और इस सिमेट्री को टेट्राहेड्रल कहते हैं। जितना मर्ज़ी लंबी चेन हो, जो कार्बन्स के गिर्द अगर 4 हाइड्रोजन्स हैं तो फिर वो टेट्राहेड्रन में ही जुड़ी होंगी। तो ये अल्केन्स की स्पेशलिटी है कि सिमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल है। फिर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए कार्बन्स का 2s और 2p ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग के नतीजे में 2s और 2p की इंटरमिक्सिंग के नतीजे में आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं, जिनको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। तो ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। ये क्योंकि एक अलहदा डिटेल टॉपिक है, इसलिए इससे ज़्यादा तफसील यहाँ पे बतानी तो हम अपने असल टॉपिक से डेविएट कर जाएंगे। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी are called hybrid orbitals. The process is called hybridization. Why is it necessary? इसको मैंने वेस्पर थ्योरी के जो एक लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर कोई सुनना चाहे तो उसको सुन ले। अगली बात है ओनली सिग्मा बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट हैं। इसमें कोई भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि सैचुरेशन है। पहला एक ही बॉन्ड है कार्बन कार्बन्स के दरमियान भी, और कार्बन और हाइड्रोजन्स के दरमियान भी। ये मीथेन का मॉलिक्यूल है जो कि पहला मेंबर है ये मीथेन हमारी अल्केन्स का। तो इसकी मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाया है। याद रखिएगा कि चेन जितनी मर्ज़ी लंबी हो डियर स्टूडेंट्स, अगर कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन्स हैं तो फिर टेट्राहेड्रल सिमेट्री हर कार्बन की होगी, चाहे मॉलिक्यूल जितना मर्ज़ी अल्केन का लंबा हो जाए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके एन आइसो एंड नियो स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ये भी देख लेते हैं। ये जब भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करती है जैसे कि अल्केन करती है, तो इसमें 3 किस्म के स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, एन आइसो और नियो। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, 5 कार्बन होना ज़रूरी है इन तीनों स्ट्रक्चर्स को साथ ही स्टडी करने के लिए। स्ट्रक्चरल वेरिएशन होगी और आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 कार्बन्स। इसका नाम आप जब रखेंगे, क्योंकि सारी स्ट्रेट है, तो एन पेंटेन है। एन फॉर स्ट्रेट चेन। एन इज़ अ शॉर्टर फॉर्म फॉर विच एक्सप्लेन्स दैट दिस इज़ all the carbons atom are connected in a straight chain. There is no substituent or there is no ring of carbon atoms. So this is n-pentane. आइसो की बात करें, अगर इसी 5 कार्बन को आइसो बनाना है अगर, तो एक सब्स्टिट्यूएंट बना दें तो ये आइसो ब्यूटेन हो जाएगी। यहाँ मैं नंबर 2 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट लगा दूँ तो ये अब आइसो पेंटेन तो है,
5 कार्बन की वजह से और आइसो एक सब्स्टिट्यूएंट की वजह से, कार्बन पे एक सब्स्टिट्यूएंट। और नियो अगर करना हो इसको तो 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दें उसी एक कार्बन पे जिस पे ऑलरेडी एक लगाया था। 2 अल्काइल ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूएंट लग जाएं तो अब ये वाली कार्बन जो है ये अब नियो पेंटेन तो है 5 कार्बन की वजह से, लेकिन नियो पेंटेन है। ये डियर स्टूडेंट्स एन आइसो और नियो का फ़र्क है विद रेफरेंस टू आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन्स की अगर बात करें तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जो जिस कार्बन एटम से अटैच्ड हो वो आगे या तो किसी कार्बन एटम से अटैच ना हो या हो भी तो एक से हो। तो यहाँ पे अगर बात करनी हो तो ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये आगे जिस कार्बन से जुड़ी है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ी है। ये इथेन जो है यहाँ भी ये प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है। इस केस में ये भी प्राइमरी कार्बन है क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ी है वो आगे एक कार्बन से जुड़ी है। तो यहाँ पे जो कार्बन्स हैं वो प्राइमरी कार्बन्स हैं। ये वो कार्बन्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो आगे सेकेंडरी कार्बन की जब बात करेंगे तो ये वो कार्बन्स हैं जो आगे जिस कार्बन से अटैच्ड हैं वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़ा होगा। ये वाली फिर सेकेंडरी कहलाएगी, ये वाली भी सेकेंडरी कहलाएगी और ये वाली कार्बन भी सेकेंडरी कहलाएगी, क्योंकि ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये आगे फर्दर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है बोथ एंड्स पे। सो एंड्स डजंट मैटर, बॉन्डेज डज मैटर। सो दिस इज़ अ सेकेंडरी कार्बन, दिस इज़ अ सेकेंडरी कार्बन, इवन दिस इज़ अ सेकेंडरी कार्बन। सो ये आप देख लें। और टर्शरी कार्बन जो है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स वो कार्बन जो आगे जिस कार्बन से अटैच्ड है वो फर्दर 3 कार्बन से अटैच्ड हो तो उस कार्बन को टर्शरी कार्बन कहेंगे। यहाँ पे आप देखें कि टर्शरी कार्बन कौन कौन सी है। ये भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है और ये मिथाइल ग्रुप जो है ये जिस कार्बन से अटैच्ड है ये भी 3 कार्बन्स। सो इन दिस केस you will find tertiary carbons, in this case you will find secondary carbons, in this case you will find primary carbons all the way through secondary carbons and all the way through tertiary carbons। ये कॉन्फर्मेशन की मैंने एक प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है थोड़ी सी, ये अल्केन्स में है स्पेसिफिकली, क्योंकि अल्केन्स जो हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं और ये कन्फर्मेशन शो करते हैं। मैंने डेफिनेशन तो लिख दी है, रोटेशन अराउंड अ सिंगल बॉन्ड। तो जब भी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो अब साथ इसके 3 हाइड्रोजन्स हैं, ये एक ईथेन है। तो यहाँ पे अगर आप इसको मैं हाइड्रोजन्स को पोजीशन वाइज अगर इसके लगाऊं तो ये टेट्राहेड्रल टाइप सिमेट्री बनाऊंगा। ये देखिए इसी तरह से यहाँ पे भी आप इन दिस केस डियर स्टूडेंट्स देखें कि यहाँ पे इथेन है और यहाँ पे अब कॉन्फर्मेशन की बात करनी है तो आप अगर इसको यहाँ से ऐसे इन्वर्ट कर दें अराउंड द बॉन्ड, अराउंड द सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पे ये इनकी सिमेट्री कैसे चेंज होगी, ये घूम जाएंगी। ये नीचे वाला स्ट्रक्चर ऊपर आ जाएगा और इस तरफ ये होगी। इधर से आपने काबू करके रखना है एक तरफ से, तो दूसरे एंड पे आप इसको जो है वो स्पिन होता कर सकते हैं अराउंड सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड पे जो रोटेशन है वो हमें डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट्स देती है, तो ओरिएंटेशंस देती है डिफरेंट, और इसमें मॉलिक्यूल कोलैप्स होने का चांस नहीं है।
अगर आप डबल बॉन्ड के अराउंड करेंगे तो वो नामुमकिन है, वो मॉलिक्यूल कोलैप्स कर जाएगा। सिंगल बॉन्ड वाला कोलैप्स नहीं करेगा क्योंकि ये डायरेक्ट बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम्स है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बड़े सिमेट्रिकल हैं इसमें, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग। इस वजह से जो सिमेट्री है अल्केन्स की वो अलाउ करती है इसको, कॉन्फर्मेशन की प्रॉपर्टी को। तो ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, अब इसको अगर मैंने यहाँ से पकड़ा और इसको घुमा दिया तो जो दूसरी साइड आप देखेंगे, यहाँ पे आप जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएगी। तो ये जो है अब कॉन्फर्मेशन है। तो इसको मैंने स्पिन करवाया और इसको कार्बन्स के अगेंस्ट जो हाइड्रोजन्स थी वो जो है उनकी पोजीशन जो है वो चेंज हो गई। ये स्पेशियल अरेंजमेंट होती है स्पेस में, ओरिएंटेशन अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस। तो ये मैंने आपको हल्की सी बात बतानी थी कॉन्फर्मेशन के हवाले से अल्केन्स में। अल्केन्स के कुछ फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ये इनसॉल्युबल हैं इन वाटर, दे आर ओनली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। उसकी वजह यह है कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, कार्बन की EN वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू वो 2.5 है। हाइड्रोजन की जो है वो EN वैल्यू दैट इज़ 2.1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो फिर पोलैरिटी का चांस नहीं है। एक एटम या एक स्पीशी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू हाई होना ज़रूरी है और डिफरेंस होना ज़रूरी है काफ़ी फॉर बॉन्ड टू बी कोवलेंट पोलर। दिस इज़ स्ट्रिक्टली कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर। So you cannot dissolve alkanes or petrols and kerosene oils in water। और इसके अलावा अगली बात यह है कि इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ करता जाएगा with increasing number of carbon atoms। उसकी वजह यह है कि जो चेन लंबी होगी उतनी वॉन्डर वाल फोर्सेस, जो इंटरैक्टिव फोर्सेस होती हैं इंटरमॉलिक्यूलर, वो डियर स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। मॉलिक्यूल कंडेंस होता जाएगा, उसको तोड़ना, उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। फर्स्ट 4 मेंबर्स जो हैं वो गैसेस हैं, फिर लिक्विड्स हैं और फिर सॉलिड्स हैं। So first 4 are gases such as methane, even ethane, propane and butane। तो उसके बाद फिर जो कार्बन 5 से लेके कार्बन 15 तक या कार्बन 16 तक या इवन कार्बन 17 तक तकरीबन इतने जो हैं ये लिक्विड्स होते हैं। और इससे जो आगे के हैं ये लिक्विड्स होंगे, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस, बॉन्ड की कंडेंसेशन जो है, ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये डिटरमिन करेंगे लिक्विड्स के लिए लिक्विफाई होने के लिए। गैस से लिक्विफाई होने के लिए कार्बन नंबर्स का इंक्रीज़ करना और हाइड्रोजन्स का ज़रूरी है। और मज़ीद जब कार्बन और हाइड्रोजन्स का नंबर्स इंक्रीज़ होगा तो फिर ये कार्बन 18 एंड अबव जो है ये रफली इतने ही कार्बन्स पे ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे। अब ये हार्ड पैक बना देंगे कार्बन का, और ये एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शंस के साथ चारों तरफ से फिर ये एक जैम पैक फोर्सेस लगेंगी और एक जैम पैक
कंडेंस्ड सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाएगा, नॉट नेसेसरीली क्रिस्टल लैटिस बट सम सॉर्ट ऑफ ए सॉलिड।